हरिओम। जैसे कि अभी जो 2022 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे यूजीसी नेट की, उन एग्ज़ाम्स में से कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, जिसमें कि संस्कृत 25 कोड की भी एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी आया है कि 20 सितंबर के बाद ही होगा, अगस्त के बाद जो सितंबर आएगा। तो अभी 1 महीना इसमें लगभग है, और 16 सितंबर के आसपास जो है इसकी एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे। तो ऐसे नोटिफिकेशन आया है। इसलिए कुछ छात्रों की मेरे पास मैसेज आ रहा था कि इसके ऊपर कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आप कुछ करा सकते हैं तो करा दें। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी 20 दिन है, तो 20 दिन में हम जितना कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है एनालिसिस करें, और मैं कोशिश करूँगा कि डेली कुछ ना कुछ मटेरियल आप लोगों को मिल जाए। तो 25 कोर्स से एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको एक कंटिन्यूटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन की पैटर्न है 2020 का, वो मैं आपको थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार की आएगा ये हमें समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर केवल हम क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत कम समय में हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है, और आपके पास अगर गाइड बुक्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप कोई भी एक गाइड बुक्स ले लीजिए। मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दे दूँगा, जो कि अमेज़न का है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं ऑनलाइन। और मैंने ये पुस्तक रखा था, तो मैंने देखा था अपनी लाइब्रेरी में, यहाँ पर जो LBS लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहाँ पर इसकी काफ़ी कॉपियाँ हैं। ठीक है, जो अरिहंत की है, तो वो बहुत अच्छी मुझे लगी। तो इसलिए मैं उसकी लिंक जो है दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से ये बुक्स को मंगा सकें। और ये बुक्स ऐसे मार्केट से लेंगे तो आपको ये 550 के आसपास पड़ जाएगा, 520 या कुछ है इसका प्राइस। और यदि आप इस लिंक से लेंगे तो इसमें क्या है, वो 320 रुपये की आ रहा हो पुस्तक। ठीक है, ये इसलिए मैं ये लिंक दे रहा हूँ आपको। और आप यदि वर्तमान में इसको ख़रीद रहे हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, और ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, स्टडी सबको करना चाहिए, ये विषय का स्टडी सबको करना चाहिए, क्योंकि जो यूजीसी नेट की जो 25 कोर की जो विषय है, वो विषय आपको टीजीटी पीजीटी बहुत जगह में मिलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप 25 कोड के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप 73 कोड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको भी यदि समय मिले तो इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि बेकार समय में जो आप अन्यत्र कहीं उपयोग करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप इन विषय को पढ़ें। इससे आपका नॉलेज भी होगा, और साथ में ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उनमें आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस में, और 30-30 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें 30-35 क्वेश्चन एक एक वीडियो में दे देंगे, ताकि ये आसान हो जाए, छोटा छोटा वीडियो बने आधे घंटे के आसपास की। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक के नाम मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणाम रचना स्वीकृतास्ति। ठीक है, अधोलिखितेषु मृगशिरा काल वर्तते। इसमें कहा गया बाल गंगाधर तिलक जो है मृगशिरा काल में ऋग्वेद का अधिकांश मंत्रों का रचना किया गया है, ऐसे मानते हैं। तो उसमें जो मृगशिरा काला है वो कब आया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा बी। बी में कौन सा है? 4000 से लेकर के 2500 विक्रम पूर्व, 2500 विक्रम पूर्व दिया है यहाँ पर। ठीक है, 4000 से लेकर के 2500 विक्रम पूर्व, ये 2500 ईसा पूर्व नहीं है, विक्रम पूर्व, ध्यान रखिए। ठीक है, 4000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व या विक्रम पूर्व, दोनों बराबर चलता है, लगभग 75 ईयर्स की इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 1846तमे ख्रीष्टाब्दे अधलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक साहित्यम इतिहासश्च इति ग्रंथः रचितवान्। ठीक है, वैदिक साहित्य नामक जो ग्रंथ है 1846 ख्रीष्टाब्द में, इनमें से कौन विद्वान है जिसने उसकी रचना की है? ठीक है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये रुडॉल्फ राथ इत्यनेन, रुडॉल्फ राथ कौन है? इसका भी जो है आंसर क्या है? बी है, रुडॉल्फ राथ। ठीक है, अब थर्ड पर चलते हैं। अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस इति नाम को ग्रंथ रचित है। ये ग्रंथ के नाम है, ये ग्रंथों के नाम आपको हम आगे डिस्कशन करेंगे
कि जितने भी ग्रंथ पाश्चात्य दार्शनिकों ने लिखे हैं उन वेदों के ऊपर, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ब्लूमफील्ड 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 ने ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस नामक की ग्रंथ लिखा है। ठीक है, कौन, ब्लूमफील्ड ने। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। सांख्यायनारण्यकः अधोनिर्दिष्टेषु केन स संबंधितो अस्ति। सांख्यायन आरण्यक नीचे जो वेदों के नाम दिया गया है, कौन सी वेद के साथ इसका संबंध है। ठीक है, सांख्यायन आरण्यक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद ऋग्वेद से इसका जो है सांख्यायन आरण्यक ऋग्वेद के साथ इसका संबंध है। ऐसे बहुत सारे आरण्यक है, ऐतरीय आरण्यक है, तैतरीय आरण्यक है, बृहदा आरण्यक है। ठीक है, तो ये आरण्यक कौन सा वेदों से कौन सा जो आरण्यक है उसका संबंध है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर में इंद्र सूक्ते 2 12 4, ये इंद्र सूक्त का संख्या है 2 12 4 चतुर्थ मंत्रे। ठीक है, चतुर्थ मंत्रे प्राप्तस्य दासम वर्णम इत्यस्य सायण भाष्यानुसारम अधोलिखितेषु कथमः अर्थो अस्ति। ठीक है, इंद्र सूक्त में चतुर्थ मंत्र में जो दासम वर्णम, चतुर्थ मंत्र में दासम वर्णम ये शब्द आया है, इसका सायण भाष्य के अनुसार क्या उसका अर्थ है, सायण भाष्य के अनुसार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शूद्राधिकम, इसका अर्थ क्या हो गया, शूद्राधिकम, इसका आंसर है शूद्राधिकम। ठीक है, और उसके बाद 6वां मंत्र में संपूर्ण इंद्र सूक्तम अधोलिखितेषु कतमेन छंदसा ग्रथितम अस्ति। कतमेन छंदसा, ये इन जो 4 छंद दिया गया है, इन 4 छंद में से इंद्र सूक्त, संपूर्ण इंद्र सूक्त किस छंद से संबंधित है, यानी कि इंद्र सूक्त का कौन सा छंद क्या है। ठीक है, इसके लिए क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, त्रिष्टुप छंद, इसमें त्रिष्टुप छंद होता है। ठीक है, जो छंद होते हैं, मैंने छंदों के बारे में अध्ययन कराया था 73 कोड के जो पाठ्यक्रम में था, तो उसमें 24 वर्ण से छंद प्रारंभ होते हैं। ठीक है, गायत्री उष्णिक आदि जो छंद होते हैं उसमें आप क्रम से जाएंगे तो 4 जो है वर्ण बढ़ते जाते हैं, और ये 4 वर्ण फिर 4 वर्ण, इस तरह के त्रिष्टुप छंद में कितने वर्ण आ जाएंगे, त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण आ जाते हैं। देखिए, जैसे गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ये छंद है। ठीक है, तो 44 वर्ण वाला क्या हो गया, त्रिष्टुप छंद। तो ये छंदों की आपको संख्या भी याद रखना चाहिए, छंदों की संख्या भी कभी कभी प्रश्न में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट 7वां, दोषावस्तः इति पदस्य सायनानुसारम अधोलिखितेषु कथम विद्यते। दोषावस्थ इति पदस्य, दोषावस्थ एक पद है सायण के अनुसार। ठीक है, सायण के अनुसार इसका क्या अर्थ होगा, गुणदोष होगा, रात्रावहनी होगा, उदयास्त होगा कि सूर्य चंद्रमसो होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें क्या होगा, रात्रावहनी इसका आंसर हो जाएगा, रात्रावहनी। दोषावस्थः इति पदस्य सायणानुसारम अधोलिखितेषु कथम विद्यते, रात्रावहनी हो जाएगा। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन से कवि क्रतुः अधोलिखितेषु कस्य विशेषणम विद्यते। कवि क्रतु ये जो शब्द है ये किसका विशेषण है। ठीक है, इंद्र का है, अग्नि का है, बृहस्पति का है, या फिर शुक्र का है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये अग्नि का जो है, अग्नि का क्या है, विशेषण है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कहाँ कहाँ से ये मंत्र आ रहा है, क्या आ रहा है। मैं भी पूरे अभी स्टडी नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा विषय 25 कोड नहीं था, तो मैंने इसकी परीक्षा वगैरह दिया नहीं है, पर मटेरियल वही है जो अध्ययन करते हैं हम। तो मैं ये सारे विषय आपको लेकर के जब और इसको अध्ययन करेंगे तो उस समय मैं आपको अच्छे से कहाँ से कौन सा पद आ रहा है, तो क्वेश्चन का स्टडी करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन याद रहेगा, जिससे कि हम आगे उसको रिलेवेंट कर पाएंगे। उसके बाद 9वां, वैशेषिक दर्शनानुसार वैशेषिक दर्शन के अनुसार वैशेषिक दर्शनानुसार
अधयो अंकितेषु समुचित उत्तरम चिन्तित। जो नीचे दिया गया है प्रमाण दिया गया है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तीन प्रमाण है, और प्रत्यक्ष अनुमान 2 प्रमाण है, और प्रत्यक्ष अनुमान आगम ऐतिह्यानि 4 प्रमाणानि, और प्रत्यक्ष अनुमान शब्दाः 3 प्रमाणानि। 3 प्रमाण में दिया है, 2 प्रमाण में दिया है, तो वैशेषिक दर्शन कितने प्रमाण मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी। वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण मानते हैं, ठीक है। और जो न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के अतिरिक्त न्याय दर्शन, जिसका कि दोनों का क्या हो रखा है, एक साथ मिलाकर के तर्क संग्रह की रचना हुई है, ठीक है। तो जो तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह में दोनों का ही समावेश है, और जो इसमें वैशेषिक दर्शन है वो प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण मानता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधो अंकितेषु कोर्थापत्ति प्रमाणम स्वीकरोति। ये नीचे जो दिया गया है चारवाक, योग दर्शन, जैन दर्शन, मीमांसा दर्शन, इनमें से कौन अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करता है? अर्थापत्ति प्रमाण जो है मीमांसक मानते हैं, ठीक है। जो प्रमाण होते हैं मीमांसकों का 6 प्रमाण मानते हैं, न्यायिक जो है 5 प्रमाण मानते हैं, और मीमांसक जो है 6 प्रमाण मानते हैं। तो अर्थापत्ति प्रमाण कौन मानते हैं? मीमांसक मानते हैं, ठीक है। 10 नंबर। उसके बाद देखिए, वेदानम औपुरुषेयत्व अधोअंकितेषु कुत्र वर्णितम। वेदों का औपुरुषेयत्व, औपुरुष यानी कि किसी पुरुष के द्वारा रचना नहीं हुआ है, ऐसे कौन सा शास्त्र में लिखा गया है? ठीक है, ये मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन में वेदों की जो कर्मकांड भाग है, यज्ञ इत्यादि का चर्चा हुआ है मीमांसा दर्शन में, तो उसी में जो है वेदों को औपुरुषेय माना गया है। क्योंकि बौद्ध दर्शन वेद को मानता नहीं है, योग दर्शन वेद को मानते हैं प्रमाण के रूप में, पर उसमें वेदों की पंक्तियों का चर्चा नहीं है। सांख्य दर्शन में वेदों की पंक्तियों का चर्चा नहीं है। मीमांसा दर्शन में साक्षात वेदों की जो चर्चा आता है, ठीक है। योग दर्शनानुसारम अधोअंकितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योग अस्ति। इनमें से कौन सा क्रिया योग है? ठीक है, नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सा क्रिया योग है, ठीक है। तो इसमें क्रिया योग, शौच है, ये क्रिया योग में नहीं आएगा। प्राणायाम ये भी नहीं आएगा, ध्यान ये भी क्रिया योग में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? स्वाध्याय, ये क्रिया योग में आता है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये जो है वहाँ पर कोई आपको सूत्र में नहीं मिलेगा कि स्वाध्याय क्रिया योग में आता है। ये जनरल क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। जैसे प्राण है, प्राणायाम है, जो अष्टांग योग में प्राणायाम आ जाता है, ध्यान भी अष्टांग योग में आ जाता है। शौच भी जो है एक अष्टांग योग की एक भाग है शौच, ठीक है। और परंतु जो स्वाध्याय है वो अष्टांग योग में नहीं आया है, तो इसको क्रिया योग में इसको माना गया है। तो ये जनरल क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो जनरल होते हैं, तो उसमें ध्यान रखिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तर्क संग्रह अनुसार वाक्यार्थ ज्ञान है। अग्निया सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम। अग्निया सिंचेत, अग्नि से सिंचन करता है, ये आपको न्याय और वैशेषिक दर्शन में मिलता है। अग्नि न सिंचेत, ठीक है, अग्नि से सिंचन करता है। जैसे सींचना का अर्थ होता है, जैसे पेड़ को हम पानी देते हैं तो उसको सींचना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अग्नि ना सिंचेत, अग्नि से सींचता है, ठीक है। अग्नि से अगर किसी वृक्ष को सींचा जाएगा तो क्या होगा? संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इसमें जो है क्या कह रहा है? तर्क संग्रहानुसारम वाक्यार्थ ज्ञान अग्नि ना सिंचती वाक्यम कथम न हो। ये योग्यता इसमें नहीं है, क्योंकि कोई भी पद में योग्यता आकांक्षा होगा तभी जाकर उस पद का अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अग्नि ना सिंचित कहने से अग्नि से जो है सींचा नहीं जा सकता, क्योंकि अग्नि ना सिंचित, सींचने के अर्थ में अग्नि को प्रयोग करना, ठीक है, उसमें योग्यता नहीं है, इसलिए उसका तात्पर्य अर्थ नहीं निकलता, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। एक अर्थवत तो हो रहा सामान्य अर्थ, पर उसको किसी भी कार्य में नहीं ले सकते हैं। जले न सिंचित कहते तो जल से सिंचन करो कहते तो वो एक अर्थवत होता, क्योंकि उसमें योग्यता होता है, ठीक है। जिस पद में जिस पद का योग्यता होता है उस पद से उसका ही स्वीकार होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो गया? योग्यता विराट, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन। अर्थ संग्रह दिशा विधि कतिविध। अर्थ संग्रह के अनुसार विधि कितने प्रकार की है? विधि कितने प्रकार की है? तो विधि 4 प्रकार की है, उसको आगे हम अध्ययन करेंगे। अभी उसको देखेंगे तो समय निकल जाएगा। 30 क्वेश्चन हमें एक ही सेक्शन में लेना है कम से कम, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर पे चलते हैं।
तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयो कह संबंध, तर्क भाषा के अनुसार अयुत सिद्ध का संबंध, ठीक है। अयुत सिद्ध ये संबंध, इसका संबंध क्या है, ठीक है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, समवाय संबंध होता है, ठीक है। समवाय संबंध, समवाय कहाँ कहाँ होता है, जैसे गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है, ठीक है। अयुत सिद्धि के बारे में हम भी चर्चा करेंगे, थोड़ा न्याय है ये, तो इसलिए जब हम उसको दृष्टांत के साथ अध्ययन करेंगे तो वो बहुत अच्छा समझ में आया। इसमें एक समवाय और ये जितने भी संबंध, इन संबंध के बारे में एक अच्छी वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे भी डाला था, उसको चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर में सांख्यकार के अनुसारम प्रत्यय सर्ग इत्यस्य को अर्थ, प्रत्यय सर्ग इसका अर्थ क्या है, ठीक है। प्रत्यय सर्ग इसका अर्थ क्या है, इसमें प्रत्यय बुद्धि ही तस्य सर्ग कार्यम और प्रत्यय मन तस्य सर्ग, प्रत्यय का अर्थ होता है बुद्धि और प्रत्यय का अर्थ होता है मन, प्रत्यय का अर्थ होता है संसार, प्रत्यय का अर्थ होता है अहंकार। ये 4 अर्थ दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो इसका उत्तर होगा, प्रत्यय का अर्थ होता है बुद्धि, ठीक है। प्रत्यय सर्ग का अर्थ हो गया प्रत्यय बुद्धि ही तस्य सर्ग कार्यम, ठीक है। उसका सर्ग मतलब उसका कार्यम। अधोस्तनेषु पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति, नहीं, अधोस्तनेषु पतंजलि प्रातिपदितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति। नीचे जो दिया गया है पतंजलि प्रातिपदितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति, व्याकरण में उसका प्रयोजन नहीं है, पतंजलि प्रातिपदिक का व्याकरण में प्रयोजन नहीं है, इनमें से कौन सा है वो पद ये पूछ रहे हैं। तो इसमें रक्षार्थ, आगमन, वह और संदेहार्थ दिया है 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदेहार्थ। संदेहार्थ का जो है व्याकरण में उसका प्रयोजन नहीं है, जो पतंजलि में संदेहार्थ अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। बृहत् शब्देन्दु शेखर इति ग्रंथ से कर्ता, बृहत् शब्देन्दु शेखर इसका ग्रंथकर्ता कौन है, ये प्रश्न है। ऐसे जो बहुत सारे व्याकरण की ग्रंथ है, न्याय की ग्रंथ है, उन ग्रंथों की आचार्यों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो बृहत् शब्देन्दु शेखर जो है उसका नागेश भट्ट है, जैसे वाक्पदीयम है उसका ग्रंथकर्ता कौन है, सिद्धांत कौमुदी के ग्रंथकर्ता कौन है, लघु सिद्धांत कौमुदी के ग्रंथकर्ता कौन है। इस तरह के जितने भी ग्रंथकर्ता है उन सभी ग्रंथकर्ताओं के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन। आकृतिमूलक वर्गीकरणम आश्रित्य अधस्तनेषु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। आकृतिमूलक वर्गीकरण में वर्गीकरण को आश्रय मान करके निम्नलिखित कौन सी भाषा योगात्मक भाषा है, ठीक है। आकृतिमूलक वर्गीकरण जो भाषा के सेक्शन है जिसमें लिपियां आती है, उसमें आकृतिमूलक वर्गीकरण को आश्रय मान करके किस भाषा को योगात्मक भाषा कहा जा सकता है, तो नीचे दिया गया है, देख लीजिए। तो इसमें कौन है, इसमें जो है जो चीनी भाषा है उसको कहते हैं योगात्मक भाषा, ठीक है। आकृतिमूलक को आश्रय मान करके योगात्मक भाषा माना गया है। 20वां क्वेश्चन, भाषा वैज्ञानिक ही भाषा कतिधा वर्गीकृता, भाषा वैज्ञानिकों के लिए भाषा कितने प्रकार की भाग में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विधा, 2 प्रकार के माना गया है इसको, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बच जाएगा उससे। आप लोग ये क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन से आप इसको स्टडी करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं आपको केवल यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ, आप एक बार सुन भी लेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे याद हो जाएगा और क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ आपको क्योंकि समय बचेगा उसमें, ठीक है। अब उपाध्यायात् अधीते इत्यस्य आपादन संज्ञा विधायकम पाणिनेर नियामकः, उपाध्यायात् अधीते, ठीक है। उपाध्यायात् अधीते है, इसमें व्याकरण का जो पाणिनि जी का नियम क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। जनि कर्तु प्रकृति भुव प्रभा और पराजय रसोड़ा, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आक्षातोपयोग हो जाएगा, ठीक है। आक्षात का उपयोग में क्या होता है, उपाध्यायात् अधीते है, यहाँ पर जो है आपादन संज्ञा का विधान हो जाता है, ठीक है। सूढ़ नपुंसकस्य यदि पाणिनि सूत्र में का संज्ञा विधीयते, सूढ़ नपुंसकस्य, ये बहुत ही सरल भी कह सकते हैं उसको, सूढ़ नपुंसकस्य, ठीक है। जो है सर्वनाम संज्ञा होता है, ठीक है। सूढ़ नपुंसकस्य, नपुंसक अनपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य, इसको संधि विच्छेद करेंगे
तो उसमें जो है आपको अनपुंसक से, नपुंसक को छोड़ करके, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है सूर्य नपुंसक सूत्र से नपुंसक में संज्ञा होता है कि नहीं होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो उसमें अनपुंसक से कहा है तो नपुंसक में नहीं होगा ये, ठीक है। एजेताम इति प्रयोगे कानि धातु लकार पुरुषवचनानि। एजेताम, एजेताम ये प्रयोग में यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा धातु का कौन सा लकार कौन सा वचन है, ठीक है। एजेताम, तो इसमें एज धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम ए का हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। एज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है ये। और 24 नंबर पे चलते हैं। द्वित्रा इत्यत्र कः समासः। द्वित्रा, द्वित्रा इत्यत्र कः समास। द्वित्रा में कौन सी समास? अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, बहुब्री है, द्वंद्व, ये बहुब्री समास है, ठीक है। जैसे द्विहि त्रयोः यस्य द्वित्रा, ठीक है। दो है तीन जिसका, ठीक है, दो है तीन जिसका, इस प्रकार ही अर्थ बनेगा इसका। दो है तीन जिसका, मतलब जिसमें तीन, दो तीन, दो, द्वयः त्रयो यस्य, यस्य स द्वित्रा, द्वयोः त्रयः यस्य स, द्वयोः त्रयः यस्य स। दो है तीन जिसका, दो है तीन जिसका, उसको क्या कहेंगे? द्वित्रा। यहाँ बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। अश्वघोष कृतम रचना द्वयम किम अस्ति। अश्वघोष, इनका रचना, दो रचना है, वो क्या क्या है, ठीक है। अश्वघोष का बुद्ध चरितम है और सौंदर नंदन, ये दोनों जो है अश्वचरित की रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। तो अब 26वां क्वेश्चन में चलते हैं। महाभारतम आश्रित्य रचनाद्वयम किम अस्ति। महाभारत की संबंधित दो रचना यहाँ पर है, क्या है? तो यहाँ पर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें भी महाभारत के संबंधित है। और बेणीसंगार, बेणीसंगार में जो है भीम ने जो है इसको, जो द्रौपदी की यहाँ पर भीम और दुशासन की जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर बेणीसंगार नाटक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भरत की चरित्र है, तो वो दोनों महाभारत से संबंधित है। उसके बाद 27 पे आते हैं। नैषधीय चरित्र कति सर्ग आसन्ति। नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग है, ठीक है। ये प्रश्न केवल नैषधीय चरित्र के लिए नहीं है, इस प्रकार की सभी ग्रंथों के आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी ग्रंथ में कितने सर्ग है, या कितने अध्याय, या फिर कितने वहाँ पर जो है अंक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए ये याद रहना चाहिए आपको। द्वाविंशति इसमें है, ठीक है। कितने सर्ग है? 12 है। द्वाविंशति, द्वाविंशति यानी कि 22 है, 22 सर्ग किसमें? नैषधीय चरित्र में। 28वां में अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिका दत्त व्यास रचना वर्तते। अंबिका दत्त व्यास की रचना क्या है निम्नलिखित में से? तो इसमें देखिए अंबिका दत्त का जो है मृच्छक टिक्कम है। अंबिका दत्त का क्या है? मृच्छक टिक्कम है। 29 में अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणु वज्र समुत्कीर्णे सूत्र शिवास्ति में गति ही। यहाँ पर एक मैं पद आया है, ये मैं पद का अर्थ क्या है, ठीक है। ये मैं पदम किन संबंध नहीं, मैं पद से किसका संबंध है? ये श्लोक कहाँ का है मुझे भी अभी मिला नहीं, तो आपको यदि पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि श्लोक कहाँ का है। ये क्या पूछ रहे हैं कि ये जो अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूर्यभी मणो वज्र संकुर्णिमी सूत्र शिवास्ति में गति, मुझे लगता है ये किसी आचार्य ने लिखा है, कोई टीका की श्लोक हो सकता है। जो मैं पद से यहाँ पर किसको कह रहे हैं? तो कालिदास को संबोधन कर रहे हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा? सी। 30 में क्या हो जाएगा? 30 नंबर देखिए। रणेषु तस्य प्रतिहा प्रचेतसा सरोष हुंकार परांगमुखी कृता प्रहर्तुरेवो रगराज रंजवो जवेन कंठम सभयाः प्रपेदिरे। शिशुपालवध से श्लोक अस्मिन् कस्य दिक्पाल से वर्णनम कृतम। यह शिशुपालवध की श्लोक है। यहाँ पर किस दिक्पाल के वर्णन किया गया है? जो इसमें दिक्पाल के नाम दिया गया है उनमें से रावण है, वरुण है, तो ये यम है और इंद्र है। तो इसमें वरुण का जो है यहाँ पर निर्देश किया गया है, ठीक है। 30 हो गया। 31वां देख लेते हैं थोड़ा, एक दो और। सदूषणानि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायन रम्या रामायणी कथा कस्मात् ग्रंथात्
उद्धृतो अयम श्लोक, ये ग्रंथ कौन सी किससे उद्धृत किया गया है? नीचे दिया गया रामायण, रघुवंश, उत्तर रामचरितम और नलचंपू। चालों में से ये श्लोक किससे उद्धरण किया गया है? सदूषाणि निर्दोषात् सखरापि सुकोमला, सदूषाणि निर्दोषात् सकरापि सुकोमला। तो ये कहाँ का है? ये नलचंपू का है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। ठीक है। और 32 नंबर, दशरूपकानुसारम फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य कति अवस्था भवन्ति। दशरूपक के अनुसार फलार्थी भी प्रारब्ध का, जो फलार्थी भी प्रारब्ध का कितने अवस्था होते हैं? ठीक है। तो 5 अवस्था होते हैं इसमें। अभी देखेंगे 5 अवस्था कौन कौन सा है। ठीक है। 32 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है इस तरह की और 2 वीडियो में हम इसको ले आएंगे। इसको यहाँ पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको ये मटेरियल लेके आता हूँ। फिर हम इसकी जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो छात्र नए हैं वो यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको ये जो अध्ययन की प्रक्रिया है और जो विषय आपको कठिन लग रहा है उन विषय को हम अध्ययन करेंगे, ताकि आपको एक अच्छा सहयोग मिल सके, कम समय में आप इसको तैयारी कर सकें। हरिओम।